फिल्म शुरू होती है फिलीपीन से। हम देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। हर कोई इसकी लपेट में आ गया है। सभी लोग इस वायरस का शिकार होकर एक दूसरे को काट रहे थे। पर इसी शहर में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम फ्रांसिस था, वो और उसकी फैमिली खुशकिस्मती से अभी तक इस वायरस से बचे हुए थे। फ्रांसिस की फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बेटे थे, जिनके साथ वो अपने गांव वाले घर में जा रहा था, क्योंकि उनकी सोच थी कि ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ शहर में ही फैला होगा, गांव अभी तक बचा हुआ होगा। तो इस उम्मीद के साथ वो वहाँ जा रही थी ताकि हम वहाँ महफूज रह सके और ज़ॉम्बी होने से बच जाएंगे। अब गांव में फ्रांसिस की मॉम डैड भी रहा करती थी। जैसे ही लोग अपने घर में आए, फ्रांसिस अपने डैड के रूम में जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसके डैड ने गन से खुद को शूट करके अपनी जान ले ली है, क्योंकि वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। तो उन्होंने सोचा कि इन खूंखार ज़ॉम्बी जैसा बनने से तो अच्छा मैं अपनी जान ही ले लूं। मगर फ्रांसिस को दुख होता है उनकी मौत से। उसे बुरा भी लग रहा था कि मैं क्या सोच कर यहाँ आया था और क्या हो गया। अब वो अपने डैड की गन अपने पास रख लेता है, क्योंकि इस तरह के हालात में हथियार अपने पास रखना चाहिए। फिर वो कमरे से बाहर आता है, पर ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसकी मॉम खून में लथपथ वहाँ खड़ी है। उनका जिस्म कटा कटा है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गई हैं, जो रेंगते हुए फ्रांसिस की तरफ ही बढ़ रही होती हैं ताकि उसे भी काट कर ज़ॉम्बी बना सके। उन्हें देखकर भी फ्रांसिस को बुरा लगा। अब वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये करना उसकी मजबूरी थी। वो गन निकालता है और दिल पर पत्थर रख के अपनी माँ को शूट करके मार डालता है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड की लाशों को गाड़ देता है ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिल सके। फिर वो अपनी फैमिली को समझाता है कि देखो, हमें यही रहना होगा, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। हमें यहाँ कोई मसला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ खेत है तो खाने के लिए अनाज मिल जाएगा, पंप भी लगा हुआ है जिससे पानी मिल जाएगा पीने के लिए, तो कोई मसला ही नहीं होगा, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि फ्रांसिस और उसकी वाइफ आइरिस एक दूसरे से नाराज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका कोई झगड़ा हुआ हो और वो बात भी नहीं कर रहे थे, ना खुश हैं। अब वो लोग स्टोर रूम में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ से जरूरत का सामान ले सके। पर वहाँ आकर वो देखते हैं कि यहाँ तो केयर टेकर की लाश लटकी हुई है। दरअसल उसने खुद को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए फांसी पर लटका दिया। अब वहाँ कुछ मुर्गियाँ भी थी जो पिंजरे में बंद होती है। फ्रांसिस अपने बड़े बेटे को कहता है कि केयर टेकर की जेब से चाबियां निकालो और मुर्गियों को आजाद करके यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब उसका बड़ा बेटा बहुत डरा हुआ था, जो देखकर फ्रांसिस कहता है, अरे ये टाइम डरने का नहीं है, बल्कि यूँ समझो कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग ही है एक तरह से, कि अगर कभी कोई ज़ॉम्बी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे ना डरते हुए खुद को बचाने की कोशिश करो। जो सुनकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, केयर टेकर की जेब से चाबियां लेने की कोशिश करता है, मगर वो इतना घबराया हुआ था कि लाश उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसको लेकर नीचे गिर गया। अब इससे तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। उसके ऊपर खून लगा हुआ था, इसलिए वो पंप के पास जाकर खून साफ करता है। ये देखकर आइरिस को गुस्सा आ गया। अपने बड़े बेटे के जाने के बाद वो फ्रांसिस को कहती है कि ये सब कुछ तुम अभी से उसे क्यों सिखा रहे हो, बच्चा है अभी वो। इस पर फ्रांसिस चिढ़कर कहता है, क्या बच्चा है भाई, ये सब बातें सोचने का टाइम नहीं है, अगर जिंदा रहना है तो ये सब तो सीखना पड़ेगा। अब यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से ज्यादा छोटे से प्यार करता था, बड़े पर उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं थी। अब ऐसा क्यों था, आखिर क्यों अपने बच्चों में वो फर्क करता था, इसका जवाब हमें जल्दी पता चल जाएगा। शाम को सारे काम शाम चेक करने के बाद फ्रांसिस और आइरिस बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ आकर फ्रांसिस बौखला गया। वो घबराने लगता है। असल में फ्रांसिस को बचपन में उसके डैड छोटी छोटी गलती पर बहुत मार पीट करती थी और सारा सारा दिन उसे बेसमेंट में कैद करके रखती थी। और आज यहाँ आने की वजह से फ्रांसिस को वो सब कुछ याद आ गया था, जिस वजह से उसकी ये हालत हो रही थी। पर आइरिस उसे समझाती है कि संभालो खुद को, ऐसे मत करो। जिसके बाद वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। फ्रांसिस का बड़ा बेटा बताता है कि मेरी दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि मैं अपने मॉम डैड के साथ पहाड़ के पास बने कैंप में जा रही हूँ, जो जगह बिल्कुल महफूज है और वहाँ और भी बचे हुए लोग रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें भी वहाँ चलना चाहिए। पर ये सुनकर फ्रांसिस साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो हमें ठीक से खाना पीना भी नहीं दिया जाएगा, और यहाँ देखो हमारे पास खाने पीने का सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो हम यही रहेंगे बस। अब उसकी ये बात आइरिस को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। खैर रात को जब फ्रांसिस सो रहा था तो उसे अपने डैड के डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें वो बुरी तरह फ्रांसिस को मार रहे थे। ये देखकर उसकी आंख खुल जाती है। तो अब इस चीज से घबराकर वो फैसला कर लेता है कि यहाँ से हम चले ही जाते हैं। इस बारे में वो अपनी वाइफ को कहता है कि ठीक है चलते हैं, हम उसी कैंप में रह लेंगे, क्योंकि यहाँ बचपन के डरावने सपने मुझे टिकने नहीं देंगे। इसलिए अगले ही दिन ये लोग वैन के जरिए उस कैंप के लिए निकल जाते हैं। पर कुछ दूर आने पर इन्होंने देखा कि सामने तो बैरिकेड लगा हुआ है और साइड में बहुत सारी खराब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।
क्योंकि बैरिकेड रास्ता रोकने के लिए लगाया गया था। आयरिस गाड़ी से उतरकर वो बैरिकेड हटाने जाती है, पर तभी एक डरावना सा ज़ॉम्बी वहाँ आकर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर फ्रांसिस फौरन गन लेकर बाहर आया और ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। पर गोली की आवाज से अब वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग गाड़ी में छुप जाते हैं। फिर फ्रांसिस एक बॉम्ब बाहर फेंककर सभी ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देता है। पर यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई थी कि उनकी वैन तो खराब हो गई थी। अब इसीलिए ये पैदल ही चलने लगते हैं और दूसरा कोई और रास्ता इनके पास नहीं था गांव से बाहर जाने का, इसलिए वो वापस गांव में ही आ जाते हैं। फिर अगली सुबह फ्रांसिस जाकर अपनी खराब वैन को ठीक कर लेता है, पर इस बारे में वो अपनी फैमिली के लोगों को नहीं बताता, क्योंकि उसने जहन बना लिया था कि वो लोग यही रहेंगे। वो सोचता है कि गांव में तो मुझे बस बुरे सपने ही सताएंगे, ना कि ये ज़ॉम्बीज़। तो इसलिए कुछ भी हो जाए हम यही रहेंगे, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। इसलिए वो घर को और अच्छे से ठीक कर लेता है, लाइट्स वगैरह भी लगा लेता है। फिर अपनी फैमिली के साथ डांस करने लगा ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सके। इसके बाद फ्रांसिस के दोनों बेटे पुरानी तस्वीरें देखने लगते हैं, जिनमें फ्रांसिस के भाई की भी तस्वीर थी। अब यहाँ छोटा बेटा अपने भाई को कहता है, भाई आपने एक बात नोटिस की है, आप पापा के भाई जैसे दिखते हो, बिल्कुल न कि पापा जैसे। जो सुनकर तो बड़े भाई की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब जाकर वो सारी बात समझता है कि अच्छा तो ये बात है कि पापा मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि उनके भाई का बेटा हूँ। असल में फ्रांसिस के भाई के साथ आयरिस का ताल्लुक बन गया था, जिस वजह से ये बड़ा बेटा पैदा हुआ। और उसके बाद भी फ्रांसिस ने आयरिस को माफ कर दिया और उसने ही फिर दोनों बच्चों को संभाला। पर क्योंकि वो उसका असली बेटा नहीं था, इसलिए फ्रांसिस उस पर गुस्सा निकालता रहता था। लेकिन हाँ, वैसे उसका कोई गलत मकसद नहीं था, जैसे उसे तकलीफ पहुंचाना वगैरह, बल्कि वो तो अक्सर खुद को समझाया करता कि मैं क्या करता रहता हूँ, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसे भी बाप की जरूरत है, तो मैं उसका भी अच्छे से ध्यान रखूंगा और बाप की तरह प्यार दूंगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। और इस वजह से अक्सर फ्रांसिस और आयरिस का झगड़ा भी होता रहता था। अब जब फ्रांसिस बाहर जाता है तो उसे एक डॉग काट लेता है। जब आयरिस उसकी मरहम पट्टी तो कर देती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें डॉग वाला जहर फैल जाए। ये सुनकर फ्रांसिस कहता है कि उस डॉग के गले में पट्टा था, जिससे लग रहा था कि वो पालतू कुत्ता है और ऐसे डॉग्स में जहर नहीं हो सकता, तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा मुझे। इसके बाद फ्रांसिस का बड़ा बेटा उसे कहता है, पापा मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं काम आ सकूं। फ्रांसिस कहता है, बेटा अभी तुम छोटे हो और अगर तुम खुद को बड़ा समझते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी फैमिली को बचा लोगे, तो ये बताओ कि हमें बचाने के लिए तुम किसी की जान ले सकते हो। इस पर वो हाँ में जवाब देता है, कहता है कि जी पापा, अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। इसीलिए फ्रांसिस उसे गन देकर सामने शूट करने को कहता है। अब उसका बेटा काफी डरा हुआ था, पर फ्रांसिस उसे और डराता है ताकि उसके अंदर का सारा डर ही निकल जाए। तभी यहाँ पर आयरिस और उनका छोटा बेटा भी आ गया। ये देखकर आयरिस कहती है कि तुम क्या करवा रही हो इससे, अभी वो ये करने के काबिल नहीं हुआ। फ्रांसिस देख नहीं रहे कि वो कितना डरा हुआ है। अब अपनी माँ की ये बात सुनकर वो शूट कर देते हैं, पर गोली की आवाज सुनकर वहाँ ज़ॉम्बीज़ आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भाग जाते। पर ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा करते करते घर तक आ गई थी। लेकिन इससे पहले वो घर में घुसते तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी में कोई आ जाता है, जो लाइट जलाकर हॉर्न देकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ करता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ का ध्यान गाड़ी पर गया, वो आदमी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और ज़ॉम्बीज़ भी पीछे पीछे भाग जाते हैं, जिससे उन लोगों की जान बच पाती है। पर फ्रांसिस ने उस गाड़ी को पहचान लिया था, जो गाड़ी दरअसल उसके भाई की थी। जी हाँ, वही भाई जिसके साथ उसकी बीवी की ताल्लुक थी और बड़ा बेटा था जिसका। तो इसीलिए अगले दिन फ्रांसिस अपने भाई से मिलने गया। वो काफी गुस्से में था। उसका भाई कहता है कि शांत हो जाओ भाई, मैं बस ये देखने आया था कि मॉम डैड ठीक है या नहीं। फ्रांसिस बताता है कि वो तो कब के मर गए हैं और उसे गन दिखाकर कहता है कि तुम्हारा भी अब यहाँ कोई काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, वरना अभी के अभी तेरे सर में गोली मारकर जान ले लूंगा, समझे। तो वो कहता है, अरे अरे भाई, मैं यहाँ पर रहने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। जो कहकर वो उसे एक नक्शा देते हुए कहता है कि सुना है पहाड़ के पास एक कैंप है, ये वहीं जाने का नक्शा है, अगर जाना हुआ तो चले जाना, वहाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है उस कैंप में जाने के लिए। पर फ्रांसिस अपने भाई की मदद लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो नक्शे को जलाने लगता है। पर अचानक वो रुक गया, सोचता है कि क्या पता ये नक्शा मुसीबत में काम आ जाए। जो सोचकर वो नक्शा अपने पास रख लेता है। वापस घर आने पर वो खिड़कियों पर लकड़ियां लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ लकड़ियों की वजह से अंदर ना सके। अब उनका छोटा बेटा खेलते हुए बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे खिड़की से बाहर एक बूढ़ा ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिससे बच्चे की हालत खराब हो जाती है। तभी उसे आकर आयरिस संभालती है और कहती है कि बेटा
ये बूढ़ा और कमजोर ज़ॉम्बी है जिससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनकी ये बातें फ्रांसिस ने सुन ली थी, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी के पास जाकर उसका सर ही जिस्म से अलग कर देता है। अब जब फ्रांसिस नहाने के लिए जाने वाला होता है तो तभी यहाँ पर उसका बड़ा बेटा आ गया जो वहाँ पर नक्शे को देख लेता है, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता फ्रांसिस उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ फ्रांसिस की बातों से हम अंदाजा लगा लेते हैं जैसे उसका ज़हनी तवाज़न कुछ खराब होता जा रहा है। अब जब रात को सब खाना खा रहे थे तो बड़ा बेटा अपनी माँ को बता देता है कि डैड के पास एक नक्शा है। ये सुनकर आयरिस इस बारे में फ्रांसिस से पूछती है कि क्या ये बात सच है, तुम्हारे पास नक्शा या कोई ऐसी चीज है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं तो मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, जरूर इसे कोई गलत फहमी हुई होगी। फिर वो यहाँ अपने बच्चों को भी बता देता है कि जानते हो तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है, क्योंकि ये मेरे भाई के पास जाना चाहती है जिसके साथ इसका चक्कर था। ये तो कुछ महीने पहले तुम दोनों को छोड़ के चली जाती पर वायरस की वजह से नहीं जा पाई। ये सुनकर दोनों बच्चे बिल्कुल हैरान आयरिस से पूछते हैं मॉम क्या ये बात सच है। आयरिस कहती है कि हाँ मैं जाना चाहती थी उसके पास। इस पर फ्रांसिस वो नक्शा निकाल कर दिखाता है और सबके सामने जलाते हुए कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे क्योंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। अब हालांकि आयरिस उसे ऐसा करने से रोकती भी है लेकिन वो नहीं रुकता, पूरा नक्शा जला ही डालता है। फिर तो वो लकड़ियों से मेन दरवाजा भी बंद कर देता है ताकि कोई बाहर ही न जा पाए। वो ये बहाना लगाता है कि बाहर ज़ॉम्बी घूम रहा है तो इसीलिए दरवाजा बंद करना ही ठीक रहेगा ताकि वो अंदर न घुस जाए। ये सुनकर बड़ा बेटा कहता है पापा आप झूठ बोल रहे हैं, बाहर तो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, आप हमें बस यहाँ कैद करके रखना चाहते हैं। ये सुनकर तो फ्रांसिस का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे इस तरह बात करने की, क्यों बोले तुम बीच में, तुम मेरी औलाद नहीं है इसलिए बीच में बोलने का तेरा कोई काम नहीं बनता। अब तभी दरवाजे पर एक जख्मी सिपाही आकर दस्तक देता है, उससे मदद की जरूरत थी। फ्रांसिस कहता है कि चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। अब वो सिपाही वायरस का शिकार नहीं हुआ था इसलिए बड़ा बेटा जबरदस्ती दरवाजा खोलकर सिपाही को अंदर लेकर आ जाता है। सिपाही बताता है कि मैं पहाड़ के पास बने उस कैंप में रहता हूँ लेकिन आज वहाँ ज़ॉम्बीज़ का हमला हो गया जिस वजह से पूरा ही कैंप तबाह हो गया। तब एक आदमी गाड़ी लेकर वहाँ आया जिसने ही मुझे उन ज़ॉम्बीज़ से बचाया। उसने मुझे इस घर का एड्रेस देते हुए कहा कि तुम वहाँ चले जाओ, वो मेरे भाई का घर है, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। सच पूछो तो बहुत ही भला इंसान था और वो यहाँ फ्रांसिस के भाई की ही बात कह रहा था। फिर कहता है कि अब न जाने वो जिंदा भी होगा या नहीं, क्योंकि मैं तो बचकर निकल गया था लेकिन उसे ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया था। ये सुनकर आयरिस भी काफी दुखी हो जाती है, ये सोचकर कि वो भी नहीं रहा मगर वो सिपाही को इस घर में रहने की इजाजत दे देती। फ्रांसिस कहता है कि तुम यहाँ रह तो सकते हो लेकिन बेसमेंट में रहोगे ताकि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। इसके लिए वो मान भी जाते हैं। अब रात को उनका बड़ा बेटा आयरिस के पास जाता है और रोते हुए कहता है मॉम मैं जानता हूँ कि मैं फ्रांसिस का असली बेटा नहीं, इसीलिए तो वो मुझसे प्यार नहीं करते, मगर मैं तो फ्रांसिस और सबसे प्यार करता हूँ ना, अपनी फैमिली समझता हूँ। अब मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर भी कोई ऐसी जगह जरूर हो जो महफूज है जहाँ हम आराम से रह सकते हैं, तो प्लीज माँ मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली को सेफ रख सकूं, कुछ कर सकूं मतलब आप लोगों के लिए। लेकिन आयरिस इसके लिए तैयार नहीं होती, पर जब वो बार बार जिद करता है तो आयरिस क्या ही कर सकती थी, वो मान गई तो वो घर से भाग जाता है। अब अगली सुबह जब फ्रांसिस घर में बड़े बेटे को नहीं पाता तो वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है कि न जाने कहाँ गया वो। लेकिन जब वो दरवाजे को खुला हुआ पाता है तो समझ गया कि वो भाग चुका है। इससे तो फ्रांसिस का दिमाग ही खराब हो गया और अब वो गुस्से में हथौड़ा उठाता है और उस जख्मी सिपाही पर वार करके उस बेचारे की जान ले लेता है। फिर तो वो आयरिस को भी मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को बेसमेंट में पाती है जहाँ छोटा बेटा भी था, क्योंकि फ्रांसिस ने दोनों को ही बेसमेंट में बंद कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो और पागल हो गया है। तभी उसकी नजर उसी कुत्ते पर गई जिसने फ्रांसिस को काटा था। फ्रांसिस उसे पकड़कर मार डालता है और उस डॉग का माँ से खाने के लिए उन दोनों के पास लेकर जाता है। पर जब आयरिस ने उसे खाने से मना किया तो गुस्से में फ्रांसिस प्लेट ही पटाखे मारता है। प्लेट में चाकू था, वो जब नीचे गिरा तो आयरिस उसे छुपाने का सोचती है ताकि उसकी मदद से खुद को आजाद कर लूं। लेकिन बेचारे की किस्मत कहाँ इतनी अच्छी थी, क्योंकि तभी फ्रांसिस भी चाकू देख लेता है और उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। एक बार फिर दोनों को बेसमेंट में बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है। पर यहाँ आयरिस एक प्लान बनाती है और वो अपने बेटे को जोर से चीखने को कहती है। उसके बेटे ने जैसे चीख मारी, आवाज सुनकर फ्रांसिस बेसमेंट में आ जाता है और उसके आते ही आयरिस उस पर हमला कर देती है। फिर अपने बेटे को लेकर आराम से बाहर आ गई और फ्रांसिस को वहीं कैद कर देती है। ये देखकर फ्रांसिस को अपने डैड के ख्याल आने लगते हैं कि किस तरह उसके डैड का जुल्म
बहुत ज्यादा होता था उस पर, इस वजह से वो काफी डर जाता है। अब जब आरिस और छोटा बेटा बेसमेंट से बाहर आते हैं तो तभी यहाँ पर फ्रांसिस का भाई आ जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। वो दोनों पर हमला करने लगता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगते हैं, पर उसने आरिस को पकड़ लिया था। अपने भाई की आवाज सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आने लगता है। वो सोचते हैं कि कहीं ये मेरी फैमिली को भी ज़ॉम्बी ना बना दे। और अब जैसे उसका भाई आरिस को काटने वाला होता है तभी बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर फ्रांसिस बाहर आ गया। वो अपने भाई को मारकर साइड में करता है, फिर शूट करके उसकी जान ले लेता है। तभी यहाँ पर रोते हुए उनका छोटा बेटा आ जाता है क्योंकि फ्रांसिस के भाई ने उसकी बाजू पर काट लिया था, यानी कि अब वो भी वायरस का शिकार हो जाएगा, ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये देखकर वो घबरा गए, सोचते हैं कि ओह शिट, ये क्या हो गया, ओह माय गॉड, क्या होगा। पर आरिस हिम्मत करके अपने बेटे का वो बाजू काट देती है ताकि वायरस पूरे जिस्म में न फैले, और उसके जख्म की पट्टी करके फ्रांसिस को कहती है कि वैन लेकर आओ, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो फ्रांसिस जल्दी से वैन के पास भागता है, लेकिन यहाँ पर उनका बड़ा बेटा जो गन लेकर खड़ा था वो फ्रांसिस को देख लेता है। अब उसे खून में लथपथ देखकर बड़े बेटे को लगता है कि शायद डैड पूरी तरह पागल हो गई है और इन्होंने मॉम को भी मार डाला। इस वजह से वो फ्रांसिस पर गोली चला देता है। पर जब वो फ्रांसिस के पास आया, वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हें भी मैं अपना बेटा मानता था और अगर कभी मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब ये देखकर उसे समझ लग जाती है कि मैंने इन पर गोली चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कहता है, डैड मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे अनजाने में हो गया। पर फ्रांसिस कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो मर चुका था और इस वजह से उसका बेटा टूट जाता है। काफी दुखी हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। पर बेचारे फ्रांसिस को क्या पता था कि छोटे बेटे को बचाने के लिए वैन लेने जाऊंगा ताकि उसकी जान बच जाए, पर बड़े बेटे के हाथों ही मारा जाऊंगा। पर अब बड़ा बेटा वैन लेकर घर के लिए आने लगता है, जहाँ घर पर आइरिस फ्रांसिस के आने का इंतजार कर रही थी, पर उसे क्या पता कि वो तो मर चुका है। अब ना फ्रांसिस रहा था और ना उसका भाई जो इस फैमिली की देखभाल कर सकता, इसीलिए अब सारी जिम्मेदारी अकेले आइरिस पर आ गई थी, जहाँ उस बेचारी को अब अकेले ही अपने बच्चों को पालना था, वो भी ऐसे मुश्किल टाइम पर जब हर तरफ वायरस फैला हुआ है। अब ये फैमिली बेचारी वायरस से तो बच गई थी जैसे तैसे, लेकिन इनके साथ ये इतना बुरा हो गया और इसी सैड एंडिंग के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।